Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying chapter solutions. Okay. Now, today we will continue that up to what introduction we have completed. Now, today we will study expressing concentration of solution. Concentration of solution में भी हमने थोड़ा मोल परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन तक हमने कर लिया था. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूज़फुल रहता है फिज़िकल प्रॉपर्टी को रिलेट करने में, चाहे वो सॉल्यूशंस हो, वेपर प्रेशर हो या कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन का, गैस मिक्सचर कैलकुलेशंस हो, इस सब में मोल फ्रैक्शन जो है हेल्प करता है. क्लियर? जैसे मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉर एग्जांपल इथाइलिन glycol. Okay, ethylene glycol, you have to calculate that mole fraction. Okay, first you will write the formula C2H8O2. solution किसमें mole fraction of ethylene glycol? solution containing 20% of 20% है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास. ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन. तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन जो है, ओके, या कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, हमने माना कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें 20 ग्राम आपका इथाइलिन, इट्स योर्स इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके, and water is 80 gram. Clear? We just assume it. Now moles of C2H8O2 is equal to 20 gram upon 62 gram per mole. Okay, then when we calculate तो ये आ जाएगा 0.322 मोल. क्लियर? फिर हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ वाटर. तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 80 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल. तो ये आ जाएगा 4.44. अब ये 18 ग्राम कैसे आया? ये एटॉमिक मास है एक्चुअली, वो जो हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे मोलर मास मैं आपको बताती हूँ. ये कैसे आया 62. तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप में से किसी किसी को पता होगा, एंड समबडी डजंट नो अबाउट दैट. मोलर मास ऑफ C2H8O2. तो क्या हो जाएगा? कार्बन का कितना हो गया मास? 12. 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास जस्ट डबल होता है. C2 है तो ये हो गया 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है. ओके, तो ये हो गया 1 इंटू 6. 1 इंटू 6 C6 इट इज. ओके, C2H6O2. देन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 प्लस 8 मास कितना हो गया? 16. 16 इंटू 2. अब इसको कैलकुलेट करो. 24 प्लस 6 30 हो गया. 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल. इस तरीके से ये आपका आ गया. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8. इनके डबल हो गया एटॉमिक मास. ओके, हाइड्रोजन का 1 ही रहता है और इसका 16. मतलब हैफिजर्डली वी नो अबाउट दैट कि एटॉमिक मास कितना है. ऐसे ही एटॉमिक मास वाटर का कितना हो गया? वाटर का जब कैलकुलेट किया तो आपको पता है 1 इंटू 2 प्लस 16. 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर. दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इट. ओके, देन अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं आगे. कितना हो गया? मोल्स ऑफ, वेट अ मिनट,
when we calculate it, moles of C2H6O2, moles of C2H6O2 upon moles of C2H6O2 plus moles of water. क्लियर? ऐसे ही निकलेगा। भी पानी के साथ मिक्स किया हुआ एथिलीन ग्लूकाइल और कितना है तो उसको करने से परसेंटेज निकल जाएगा, कितना परसेंट है उसके अंदर। तो ये हो गया 0.322 मोल अपॉन 0.322 मोल प्लस 4.444 मोल इज इक्वल टू 0.068। क्लियर? सिमिलरली एक्स वाटर कितना होगा, एक्स का ये होगा 4.44 मोल अपॉन 0.322 मोल प्लस 4.44 मोल। ठीक है, कई कैलकुलेशंस हैं कि आपको बुक में मिल जाती हैं, पर आप समझ नहीं आते कहाँ से आया, एटॉमिक मास कैसे निकाला। तो मोल फ्रैक्शन को ऐसे भी कैलकुलेट कर दे सकते हैं, 1 माइनस 0.068 तो आ जाएगा 0.932। क्लियर? तो इस तरह से होता है। मोलैरिटी जो है, व्हाट इज़ मोलैरिटी? मोलैरिटी इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट कितने डिजॉल्व में 1 लीटर सॉल्यूशन में। मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है 1 लीटर में। ओके, तो जैसे 0.25 मोल है सॉल्यूशन किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और उसको डिज़ोल्व किया 1 लीटर में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एग्जांपल समझा देता है, जैसे 0.25 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 0.25 मोल जो है 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है डिज़ोल्व हुआ 1 लीटर में, डिज़ोल्व इन 1 लीटर। इसको क्या बोलते हैं, 0.25 मोलरिटी भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब ऐसे एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ। जैसे आपको मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन निकालना है, you have to find out the, another question is that you have to find out the molarity of solution जिसमें NaOH 5 ग्राम ऑफ NaOH है किसमें, 450 ml सॉल्यूशन में। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, मोल्स ऑफ NaOH होगा आपका 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 0.125 मोल। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट, NaOH क्या है, इसका एटॉमिक मास है। ओके, ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का कितना होता है 11, तो ये एक तरह से हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया, या NaOH है तो इसको 8 और 1 ही मानो तो 9 हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आएगा 40 ग्राम पर मोल NaOH का। ओके, तो 16 प्लस 1, ओके, ये 17 हो गया और ये 23, तो ये टोटल 40 हो गया इसका एटॉमिक मास।
इस तरह से निकला। ओके, और इनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इसका 8, इसका, और ये क्या है? ये इसका एटॉमिक मास। क्लियर? तो ये कैसे आया 40, ये आपको पता लग गया। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितना हो गया? कितना है? 450 ml पर 1000 मिलीलीटर पर लीटर। ओके, इक्वेशन को यूज़ करेंगे मोलैरिटी की 0.125 मोल इंटू 1000 मिलीलीटर पर लीटर अपॉन 450 ml। कितना हो गया? 0.278 व्हेन यू कैलकुलेट 0.278 मोल पर लीटर, और यू कैन से इट इज 0.278 मोल। ओके, तो उसके बाद मोलैरिटी के बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी ये नहीं है कि मोलैरिटी को वरा को ला बोल दिया तो वो मोलैलिटी हो गया। नो, मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है पर किलोग्राम कितना है। ठीक है, मोलैलिटी जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो 1 मोल पर किलोग्राम है, इसका मतलब 1 मोल जो है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ओके, और उसको हम वो कितना है? 1.00 मोल पर केजी। वो इसी तरह से हो गया कि इसका मतलब हो गया 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। क्लियर? तो इस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे ही मोलैलिटी का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना है हमें? मोलैलिटी पूछी गई है, जो इथेनॉइक एसिड है वो 2.5 ग्राम है, बेंजीन जो है 75 ग्राम। तो मोल्स ऑफ C2H4O2 कितना है? 2.5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया 0.0417 मोल। अब ये 60 ग्राम कैसे आया? अब देखो, जो इथेनिक ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है C2H4O2। तो इसका एटॉमिक नंबर 618 होता है। एटॉमिक मास कितना है? 12। ये वैसे का वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 16। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो C2 है तो ये हो गया 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2, कितना हो गया? 24 प्लस 4, ओके, तो हो गया 28 प्लस 32, तो कितना हो गया? 60 ग्राम पर मोल। ये हमारा एटॉमिक नंबर है और ये हमारा एटॉमिक मास। क्लियर? तो लाइक दिस वी विल डू इट। अब मास ऑफ बेंजीन केजी में कितना है? 75 ग्राम है। केजी में कितना होगा? 75 ग्राम, एक्सक्यूज मी, 75 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम केजी। 75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 भी लिख सकते हो, ऊपर आ गया।
क्लियर। अब हम मोलैलिटी चेक करेंगे, मोलैलिटी वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे, है ना। एक ही रूल होता है कोई भी क्वेश्चन करने का कि पहले आप उसके जितने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जितना उसके क्वेश्चंस हैं, पहले उसको सॉल्व कर लो जो जो उसने पूछा है, और उसके बाद उसको इक्वेशन में you should put in that equation kg of बेंजीन। तो कितना हो गया, 0.0417 मोल इंटू 1000 ग्राम पर kg अपॉन 75 ग्राम। तो कितना हो गया, 0.556 मोल पर kg। ओके, तो लाइक दिस वी विल कैलकुलेट, साथ साथ कैलकुलेट करने से पूरा जो होता है मोलैरिटी है कि मोलैलिटी जो भी है, एनीथिंग यू वांट टू क्लियर इन योर माइंड, तो एक एक न्यूमेरिकल करने से क्या होता है कि आपके माइंड में वो क्लियर हो जाता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड लिक्विड। क्लियर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिज़ोल्व हो सकता है किसी भी सॉल्वेंट में। तो अभी हम कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड है, जैसे चीनी है वो पानी में डिज़ोल्व होती है, जस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल। तो पोलर सॉलिड जो होता है वो डिज़ोल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में। क्या ऑब्जर्व किया है कि जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। ओके, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं डिज़ोल्व होते हैं ओके, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड इन वाटर, और जो नेप्थलीन और वो हैं, नेप्थलीन एंड बेंजीन किस में डिज़ोल्व होंगे, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये किस में डिज़ोल्व होंगे, बेंजीन में। ओके, तो सॉल्यूट जो डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सिमिलर है, ओके, सिमिलर होंगे तभी डिज़ोल्व हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरेक्शन है वो अगर एक जैसा है तब वो डिज़ोल्व होंगे। ओके, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, है ना। जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल होता है तो क्या होता है, हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं तो तुरंत हम उनमें घुल मिल जाते हैं और इजीली हम बातें कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है नहीं, व्हाट यू यूज टू से, मेरे टाइप का नहीं है, मेरे टाइप की नहीं है, छोड़ो, नहीं, इट्स नॉट ईजी टू टॉक विद हिम और हर, तो आप उनके साथ नहीं घुलते मिलते। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जो है लिक्विड में अफेक्टेड होती है टेम्परेचर चेंजेस से। अफेक्ट कौन करता है, इट इज़ जस्ट, आपको समझते जाओ इसको, अफेक्टेड बाय, एक तो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट करता है ना। कुछ भी चीज़ आप गर्म करते हो तो डिज़ोल्व हो जाती है, शुगर तो ये सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है। ओके, चाहे जैगरी है, जैगरी आप गर्म करते हो तो घुल जाता है पानी में।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें डिसोल्यूशन प्रोसेस जो एंडोथर्मिक होता है, मींस हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है राइज इन टेम्परेचर। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ओके, अब नेक्स्ट जैसे हम आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, तो कई गैसेस डिज़ोल्व होती हैं वाटर में, जैसे ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है स्मॉल एक्सटेंट में वाटर में। ओके, मैनी गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर, और ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है। डिज़ोल्व इन वाटर है ना, तभी एक्वेटिक एनिमल मिलती है, पर ये स्मॉल एक्सटेंट में डिज़ोल्व होती है। ओके, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर और टेम्परेचर पे। प्रेशर और टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ओके, जैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद प्रेशर, है ना। गैस से कंप्रेस करते हैं ना, तो क्वांटिटी रिलेशन होता है प्रेशर में और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्वेंट में। ये हेनरी ने दिया, जिसको कहा गया हेनरी लॉ, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि अगर पार्शियल प्रेशर जो है गैस का, ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, हेनरीज लॉ जो है, हेनरीज लॉ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये क्या है, ये है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ओके, इन वेपर फेस। किसमें? वेपर फेस में, जब वो भाप बनी हुई है तो कैसा प्रेशर रहता है? वो सीधा रहता है, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है सॉल्यूशन के अंदर, किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सॉल्यूशन में कितनी परसेंट पे गैस है उस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। ओके, क्लियर। तो इसी तरीके से इसको हम क्लियर करते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये हेनरी कांस्टेंट हो गया। ओके, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और क्या है? फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। ये क्या है? दिस इज फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। फिर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इसी में ये क्या होता है, KH वैल्यू जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, कई इसके एग्जांपल भी हैं, जैसे
इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो इसी का, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं। CaCl2 6H2O, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं, हीट में क्या होते हैं, वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से अनदर हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हीट का सिंबल है 4H2। फिर आगे फिर हीट किया तो ये आ गया CaCl2 2H2O। ओके, और हाइड्रेटेड क्या हो गया टू एनहाइड्रस फॉर्म में, और फॉर्म हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस फॉर्म, जैसे Na2SO4 10H2O है। हीट किया तो ये हो गया Na2SO। तो ये कंटिन्यूस, ये जो सब्सटेंस है कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज नहीं शो करते हैं। सोडियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीज होता है और बाद में डिक्रीज होता है। सॉलिबिलिटी जो होती है सबका अपना अलग अलग क्वालिटी होती है हर सॉल्यूशन की। तो सोडियम सल्फेट में क्या होता है कि सॉलिबिलिटी जो होती है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ होती है, और उसके बाद वो डिक्रीज़ होने लग जाती है सॉलिबिलिटी। ओके, तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। जैसे ये देखिए सोडियम सल्फेट, ये हो गया आपका अबाव 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बिलो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया Na2SO4। क्लियर। जो हेनरी लॉ है उसकी एप्लीकेशन क्या है, इंक्रीज जो होती है सॉलिबिलिटी में CO2 की, टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा ड्रिंक। एप्लीकेशन कहाँ होती है हेनरी लॉ की, एप्लीकेशन कहाँ होगी हेनरीज लॉ की। एक तो सोडा की बोतल जब भरते हैं इंक्रीज करने के लिए सॉलिबिलिटी CO2 की इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर, इनको क्या करते हैं, सील्ड किया जाता है। दे आर सील्ड इन हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में सील किया जाता है। ओके, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो लेस होता है हायर एल्टीट्यूड में, है ना। जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, लेस देन ग्राउंड लेवल, लेस देन ग्राउंड लेवल। इससे क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ब्लड में। ओके, जो हाई एल्टीट्यूड पर, तो लो ब्लड ऑक्सीजन के कारण एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीदिंग प्रोसेस ठीक से नहीं रहता। तो टू अवॉइड बैंड्स इन स्कूबा डाइवर्स एयर इज़ डाइल्यूटेड बाय एयर, क्योंकि इससे हीलियम के साथ डाइल्यूट किया, एयर इज़ डाइल्यूटेड विद हीलियम के साथ डाइल्यूट किया जाता है। किसके लिए, स्कूबा डाइवर्स के लिए। टू अवॉइड बैंड, मोड़ नहीं है तो, है ना। तो इस तरह से इट्स ओके।
व्हाट वी कैन से दैट एक तो हायर एल्टीट्यूड में व्हाट हैपन दैट पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है ग्राउंड लेवल से, तो लो कंसंट्रेशन होने से क्या होता है, एनॉक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो एक तरह से मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से क्या होता है, टिश्यू से अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाती, उस स्टेज को ही एनॉक्सिया कहा जाता है। इसी तरह से क्या होता है कि जब स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं तो हीलियम को मिक्स किया जाता है। ओके, तो ये जो इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ क्या होता है, बैंड्स क्या, बैंड एक तरह से क्या होता है ना, एक इलनेस होती है जो कि रैपिड रिलीज नाइट्रोजन गैस में होता है। क्या होता है इसमें, रैपिड रिलीज होता है नाइट्रोजन गैस का ब्लड स्ट्रीम से, तो बबल फॉर्म हो जाता है ब्लड के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर। ओके, जब भी कोई डाइवर जो डाइव कर रहा है, जो अंदर डाई कर रहा है उसके अंदर ओशन में, तो इसको कैसन सिकनेस भी बोलते हैं, या डीकम्प्रेशन या डाइवर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके, बैंड्स जो हैं इट इज़ अ इलनेस हो जाती है स्कूबा डाइवर्स, इसीलिए एयर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम से, इसीलिए उसको हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। इट इज़ डीकम्प्रेशन सिकनेस होता है इसमें। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच नाइट्रोजन डिजॉल्व इन ब्लड एंड टिश्यूज बाय हाई प्रेशर एंड फॉर्म बबल्स एज अ प्रेशर। इसके कारण क्या होता है, फटीक हो जाता है, मतलब थकान और बहुत दर्द होता है मसल और जॉइंट्स में। ओके, तो इस तरह से इसको और डिटेल में समझाया गया कि हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशन है। अब हेनरी लॉ में हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं हेनरी लॉ का, कि हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर, 298 केल्विन है, जो कि 5/3 के बार है। और प्रेशर कितना है, CO2 का प्रेशर दिया हुआ है 0.01 बार। अब उसके मोल फ्रैक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूँ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर एट कितना 298 केल्विन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। ओके, फिर ये CO2 का हम लगाएंगे P CO2 इट इज़ अ गैस, तो ये क्या हो गया KH, और ये हो गया X CO2। ओके, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, ये 5/3 इंटू 1000 इंटू CO2। तो XCO2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6, जब इसको हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व किया जाता है तो क्लियर हो जाता है, इधर वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी। ओके, जब आप सॉल्व करते हो तो क्या होएगा, इसी तरीके से होगा कि वो नीचे आ जाएंगे टर्म्स और वो कट होके इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो हेनरीज कांस्टेंट से इस तरह से सॉल्व करता है। ऐसे कहीं होता है आर्गन का 40 के बार है वाटर में। ओके, तो मोलर कंसंट्रेशन आर्गन का कितना होगा वाटर में, और अगर 10 बार प्रेशर है तो सेम इसी फार्मूले से वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेम फार्मूला विल बी यूज्ड। तो इसी फार्मूले से आप बाकी न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, जैसे हेनरी कांस्टेंट इसमें आर्गन का बताया है। ओके, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
Henry's constant for argon is 40 के बार। 40 के बार किस में है? वाटर में। तो हमें मोलल कंसंट्रेशन निकालना है इसका वाटर के अंदर, और स्टोर्ड अबव वाटर एट 10 बार प्रेशर। 10 बार प्रेशर है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? द सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई हेयर, P upon, तो it will be 10 upon 40 into 10 raised to the power 3 is equal to 2.5 into 10 raised to the power minus। तो कितना हो गया? 2.5 into 10 raised to the power -4 अपॉन, इसको हम 1 माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, जो कि एटॉमिक मास हो गया वाटर का। ओके, तो इस तरह से इसका जो हिंट इस तरह से हो गया। इसको फिर आगे आप इसको कैलकुलेट कर लो एंड द आंसर विल बी फाइंड आउट। तो हेनरीज कांस्टेंट जो है 40 के बार से इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चंस आर दीज, यू कैन डू इट। ओके, फिर आता है आपके पास what you have to do, you have to calculate vapor pressure of लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के हम पढ़ेंगे इसमें राउल्स लॉ। देखो, कोई भी चीज़ अगर क्लियर करनी है, अभी न्यूमेरिकली होता है, उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स पहले आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए तो आपको आता जाएगा और कैलकुलेट होता जाएगा। इसमें भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड वाटर इज़ 0.001 in ST। तो कुछ जनरल चीज़ें पता होंगी तो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट। जितना प्रैक्टिस करोगे उसको कैलकुलेट करोगे उतना अच्छा रहेगा। रॉल्स लॉ जो है वो कहता है कि सॉल्यूशन जो है वॉलेटाइल लिक्विड्स में क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड जो कि उड़ने वाले जो होते हैं। रॉल्स लॉ किस में है? सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids। ओके, तो आज हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिया है। वी हैव कवर द टॉपिक, सम न्यूमेरिकल्स आल्सो वी हैव डन। तो प्लीज़ इसको और प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स को। मैंने आपको समझा दिया है तो और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। कल हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। I hope you all understood it well. So please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.